तो बच्चों कैसे हो, कैसा गया आपका आज का पेपर। तो अब हमारा पेपर होगा फिजिक्स का 4 मार्च को। तो अब सभी मोस्टली बच्चों को 4 मार्च को ही पेपर है। कुछ रियरली केस में जो बच्चे हमारे लैंग्वेज जो एडिशनल हमारा एग्जाम है वो रहने वाला है, वरना सभी को अब फिजिक्स की प्रिपरेशन ही करनी है। तो हमारी फिजिक्स की प्रिपरेशन किस तरीके से रहने वाली है, इससे पहले हमने एक आपको सैम्पल पेपर कराया था, आज हम आपको अनदर सैम्पल पेपर करा रहे हैं। तो ये जो सैम्पल पेपर है हम इसी के थ्रू आपको कंप्लीट सिलेबस रिवाइज कराएंगे और आपको सभी क्वेश्चंस कराएंगे। इसमें आपका होल सिलेबस कवर हो जाएगा और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जो सैम्पल पेपर क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनको ध्यान से करना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कुछ इसी टाइप का ही बनता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए हम एक नोट्स बुक भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो जो नोटबुक होगी जिसमें हम सभी फॉर्मूला और सभी कॉन्सेप्ट जो भी हमारे एग्जाम से रिलेटेड आते हैं, जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, वो सभी उसी में से आपको मिल जाएंगे। तो आपके कंप्लीट रिवीजन के लिए हमने एक नोटबुक बनाई है, या फिर हम कह सकते हैं कि भी जो भी हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो सभी उसमें इंक्लूड होंगे और उसको बनाने में काफ़ी टाइम भी लग रहा है, तो वो कल तक आपको मिल जाएगी। तो वो आप उसको भी देख सकते हैं कि भी काफ़ी अच्छी हमने वो आपके लिए फॉर्मूला बुक या कह सकते हैं नोटबुक बनाई है, जिसकी हेल्प से आप अपना कंप्लीट सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। तो वो आपको कल तक मिल जाएगी। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सैम्पल पेपर है, इसके एमसीक्यू पार्ट देखेंगे हम कि इसमें क्या बोल रहा है। फर्स्ट में देखो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। फर्स्ट में कह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी ऑलवेज विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। और ये सभी जो सैम्पल पेपर है इनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे हमारे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इसमें कह रहा है कि भी बताओ इसमें से क्या इनकरेक्ट है। पहला बोल रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी ऑलवेज विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो क्या ऐसा जरूरी है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको बताया था कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट हमारा सेकंड वाले चैप्टर में है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पर हमारा आप कह सकते हो कि भी आप जहाँ पर होल मास को आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ये भी कह सकते हो कि वो पॉइंट किसी भी शेप, किसी भी सॉलिड, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जहां पर हम पूरे मास को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी ऑलवेज विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो क्या इसके मटेरियल के अंदर ही हो, वो बाहर नहीं हो सकता। तो यही हमारा इनकरेक्ट है कि जरूरी नहीं है कि वो जो सेंटर ऑफ पॉइंट है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला, वो मटेरियल के अंदर ही हो, वो बॉडी के अंदर ही हो, बॉडी के बाहर भी लाई करता है। तो हमने बहुत से केसेस में देखा है कि वो बॉडी के बाहर भी लाई करता है। इस पर हमने एक आपको शॉर्ट वीडियो भी डाली थी हमने काफी टाइम पहले, जहां पर हम पेन को बैलेंस कर रहे थे एक वायर की हेल्प से। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने पेन को बैलेंस किया है। तो वो आउटसाइड मतलब हमने क्या किया, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आउटसाइड द बॉडी कर दिया है वहां पर। तो ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं इसमें। तो इसलिए जो इसमें फर्स्ट वाला आंसर है इसका, यही हमारा करेक्ट है। इसमें क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट इसमें करेक्ट होगा। ओके, अब इसमें अगर हम देखें नेक्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन दिस सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी, तो ये सी वाला ऑप्शन होता है, ये हमने बताया था आपको सर्कुलर मोशन में। और ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, वो हमारी जो हमारी नोटबुक होगी, हमारे जो भी नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उस नोट्स में आपको ये सभी क्वेश्चन, सभी कॉन्सेप्ट, अब वो हमने कुछ इस तरीके से बनाई है कि उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने में, और आप अपना कंप्लीट सिलेबस कर लोगे। उसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट चीजें कराई है, आप उसको देखना, उसका रिव्यू दिखाएंगे हम आपको, तो आप उसको देखेंगे तो उसमें काफी चीजें आपको मोस्टली इसी टाइप से ही मिल जाएंगी जैसे हमें क्वेश्चन पेपर में मिल रही है मोस्टली क्वेश्चन। अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पावर एंड एनर्जी बोथ आर स्केलर है, पावर एंड एनर्जी बोथ आर वेक्टर है, पावर स्केलर, एनर्जी वेक्टर है। तो ये इसमें फर्स्ट वाला ही करेक्ट है कि पावर और एनर्जी दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। तो फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड बाय द पीपल वर्किंग विद रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल वाली जो प्लेसेस होते हैं, वहां पर जो भी पर्सन वर्क करते हैं, पीपल वर्क करते हैं, उनको क्या क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होने उनको फॉलो करने चाहिए। तो जैसे कह रहे हैं कि भी दे शुड वियर्स स्पेशल लीड लाइन एप्रॉन एंड लीड्स। तो ये 12 चैप्टर में लास्ट वाला चैप्टर हमारा उसी में से लिया गया, तो ये सही है। दे शुड यूज लॉन्ग लेड टोंग टू हैंडल रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें बोथ ए एंड सी। तो इसमें हमारा करेक्ट क्या होगा, सी वाला ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन हमें टिक करना है क्योंकि हमारे दोनों करेक्ट है, ए एंड बी। नेक्स्ट देखो आप इसमें फिफ्थ वाला पार्ट कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन of refractive index of the medium when a light refract from air to the medium। एयर से मीडियम में अगर कोई भी लाइट जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। जैसे इसमें फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला में कह रहा है कि ये जो v है, v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है।
अब अगर इसमें देखें हम बी वाला, तो क्या ये जो वेवलेंथ है लैम्डा वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो क्या मीडियम का ऊपर आएगी वेवलेंथ? नहीं, इसमें वेवलेंथ में भी सेम रिलेशन रहेगा। इसका मीन्स इसमें सी भी करेक्ट है, तो इसमें तो दो दो ऑप्शन करेक्ट हैं, तो फिर इसमें क्या लगाएंगे? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसमें से कोई भी एक लगा सकते हैं, तो इसमें हम ए लगाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि भी ए वाला तो आपने देखा ही है कि बिल्कुल करेक्ट है, तो ए वाला आप आंख बंद करके लगा सकते हो। अगर ये भी करेक्ट है इसमें तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर टू ऑप्शन उसमें करेक्ट है। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है जिसमें टू ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। तो टू ऑप्शन करेक्ट होंगे तो उसमें दोनों का ऑप्शन देगा, जैसे सी ऑप्शन उसमें दिया था हमें कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताओ? कि रेजोनेंस इज ए स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। हाँ, यही तो होता है, फोर्स्ड वाइब्रेशन का स्पेशल केस क्या है हमारा? रेजोनेंस है। तो ये सिंपल साउंड वाले चैप्टर में से है। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द व्हाट इज द डिफरेंस इन कैरेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग टू साउंड वेव्स। इन दोनों साउंड वेव्स में क्या कैरेक्टर है? ये सभी बुक में से क्वेश्चन उठाते हैं, तो आप देख सकते हो कि अगर आपने अच्छे से बुक रीड कर ली ना, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। आप बुक के क्वेश्चन करें, एक्सरसाइज क्वेश्चन करें, आप कुछ बाहर से देखे ही ना, मिल जाएंगे आपको सभी क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं। तो यहाँ पर सेवेंथ वाला ये है हमारा क्वालिटी से। क्यों? देखो क्वालिटी में क्या होता है कि यहाँ पर देखो आप, ये जो दोनों वेव्स हैं इनमें बस वेव की फॉर्म ही डिफरेंट है, लेकिन एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों ही सेम है। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों ही सेम है। अगर इन केस में एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों ही सेम है, तो हमारा ये किस पर डिपेंड करेगा? ये क्या है हमारा? क्वालिटी है। तो इनकी क्वालिटी चेंज होगी। सेम साउंड मतलब ये क्या है हमारी, दोनों के वेव्स मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो दोनों की पिच सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा? इनकी क्वालिटी डिफरेंट होगी। तो अब देखेंगे इसमें एट्थ वाला कि कौन के मिरर फॉर्म्स है इन्वर्टेड रियल इमेज डिमिनिश्ड इन द साइज ऑफ अ डिस्टेंट ट्री। एक डिस्टेंट ट्री है, उसकी क्या बना रहा है? इमेज बनानी है ऑफ अ डिस्टेंट ट्री ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। एक मिरर है हमारा, कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर से 12 सेंटीमीटर पर एक क्या रखी है? इमेज रखी है। तो क्या रखा है? स्क्रीन रखी है। उस स्क्रीन पर एक डिस्टेंट ट्री मतलब बहुत दूरी पर रखा है। आप इन्फिनिटी पर ले सकते हो, अगर आप इन्फिनिटी पर ले रहे हो आप, तो अगर आप इन्फिनिटी वाला केस ले रहे हो कि भी इन्फिनिटी पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी हमारी? फोकस पर बनेगी। तो फोकस पर बनने के लिए ये कह रहा है कि भाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होना चाहिए? तो फोकस 12 पर है, तो रेडियस कर्वेचर कितना होना चाहिए? 12 आगे मतलब 24 पर होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 24, क्योंकि इन्फिनिटी पर बनने वाली, तो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज फोकस पर बनती है। तो इसमें आएगा हमारा 24। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? 24 करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो आप, इसमें नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें नाइन्थ वाला पार्ट कह रहा है कि इन दिस सर्किट शो बिलो द एमीटर रीड्स 2 एम्पेयर द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू बतानी। देखो इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें तो आपको यहाँ पर विजिबल नहीं है कंप्लीट क्वेश्चन। इसमें क्या होगा? यहाँ पर देखो, इसमें देख सकते हो आप, यहाँ पर ये लाइन होगी ये, और यहाँ पर ये आर होगा एक अननोन, मतलब ये पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस होंगे। तो पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस होंगे, तो ये 2 तो हमारे 6 ओम के हैं, ये 5 का है, 10 का, और ये आर होगा। इस आर की वैल्यू में फाइंड करनी है। अब ये जो क्वेश्चन है, इसको करने के लिए पहले आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तब जाकर ये आप इसको कर पाओगे सही से। या फिर आप इसमें अगर करते हो इसको किससे? ऑप्शन की हेल्प से, तो आप ऑप्शन रख रख कर देखोगे, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, इसमें काफी टाइम भी लग सकता है हमें। तो इसको हम कराएंगे इसमें, इसको जब हम फुल लेक्चर कराएंगे उसमें कराएंगे, आपको अच्छे से तब समझ में आएगा। यहाँ पर आप समझ नहीं पाओगे इसको। इसमें देखेंगे हम इसका 10th वाला पार्ट। तो 10th वाला पार्ट, वैसे इसका आंसर 30 आ रहा है, आप इसमें देख सकते हो, इसका आंसर आएगा 30। तो 10th वाले में कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब रेटेड 100 वॉट 240 वोल्ट, 100 वाट 250 वोल्ट इज 625 ओम। क्या इसका रेजिस्टेंस 625 ओम होगा? अगर कोई भी बल्ब है जो 100, रेटिंग क्या है उसकी 100 वाट, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 250 वोल्ट। 250 है, यस 250 है, तो क्या इसका रेजिस्टेंस 625 आएगा? तो देखो आप पावर वाले फॉर्मूले से इसको फाइंड कर सकते हो। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है? देखो पावर इज इक्वल्स टू हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? हमें क्या निकालना? रेजिस्टेंस। तो इसमें यूज करेंगे v² अपॉन में r। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं।
तो इसमें चार फॉर्मूले होते हैं। पावर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन, सबसे पहला फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन टी, पावर इज इक्वल्स टू वी आई, पावर इज इक्वल्स टू फिर यहाँ पर हो जाता है आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल्स टू फिर हो जाता है वी स्क्वायर अपॉन में आर। और ये सभी बने इसी से हैं, तो इनको कैसे बनाते हैं ये सभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे इस वाले फॉर्मूले का यूज, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस और क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और हमारे पास क्या गिवन है इसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और इसमें हमें गिवन है इसके पावर। तो पावर हम ले रहे हैं यहाँ पर 100, रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो आप क्या कर लो भाई, रेजिस्टेंस को ऊपर लेके आओ तो पावर को नीचे। ये फॉर्मूला ऐसे भी तो हो सकता है। तो ये वाला फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला कुछ ऐसे भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो अगर ये वी स्क्वायर अपॉन में आर हो गया, अब इसको हम यहाँ से रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर में वी स्क्वायर अपॉन में पी। वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू 250, 250 का स्क्वायर करेंगे तो 250 इंटू में 250, ओके। तो 250 इंटू में 250 आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में क्या करेंगे, पावर कितनी 100, ये 0 से 0, ये 0 से 0, तो देखो 25 25 625 आ रहा है, यस 625 आ रहा है। तो इसका मीन्स पहला वाला पार्ट तो इसका भी करेक्ट है। तो फर्स्ट पार्ट इसमें कह रहा है कि वो तो है, क्या होगा हमारा करेक्ट, क्या कि ये 625 ओम होगा इसका रेजिस्टेंस, बिल्कुल करेक्ट है। अभी कह रहा है कि भी द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज लोअर देन दिस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। तो जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा तब उसका रेजिस्टेंस कम होगा, यस बिल्कुल होगा। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन रीजन ट्रू हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से क्या करेक्ट है बताओ। कह रहा है कि फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन बिगिनिंग ऑफ द सर्किट, सही बात है, बिगिनिंग में कनेक्ट होता है। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द लाइव वायर, बिल्कुल सही बात है, लाइव वायर में कनेक्ट होता है। तो बोथ ए एंड बी इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज ऑलवेज कनेक्ट होता है सीरीज में, पैरेलल में नहीं होता। तो सी वाला गलत है इसमें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी, बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट वाला पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट देखो इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि स्टीम ऑफ at 1000 degree Celsius is passed through water. Identify which of the following statement is true. The water will start boil as the temperature reach 100. तो सही बात है। अगर क्या करता है वाटर 100 पर पहुंचता है तब ये क्या होता है, वाटर विल स्टार्ट बॉयल एज द टेम्परेचर रीचेस 100। जैसे टेम्परेचर 100 पर रीच करेगा वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। द वाटर विल रीच 100 डिग्री सेल्सियस बट विल नॉट बॉयल, गलत बात है। वाटर विल नॉट रीच 100 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल गलत बात है। तो 100 पर पहुंच जाता है वो, 100 पे ही पहुंचता है और फिर वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो 13 वाला कि इसमें से क्या ट्रू है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कि गामा रेज हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या इनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, सही बात है। इनका क्या होती है, लो वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। द गामा रे हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यस। तो देखो इसमें बी वाला गलत है कि गामा रेज हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। पहले नंबर पे स्टार्टिंग में गामा रेज आती है हमारी। तो अगर हम सीरीज देखें तो यहाँ पर गामा रेज होती है, गामा एक्स अल्ट्रावायलेट, इस तरीके से सीरीज होती है। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग गामा रेज पहले आता है और इसका ऑर्डर हमारा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है हमें कि पहले हमारी गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर गामा एक्स रेज अल्ट्रावायलेट, इस तरीके से चलती है। तो इसमें हमारा होगा डी ऑप्शन करेक्ट, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। 14 वाले में कह रहा है कि व्हाइल लाइट, व्हाइट लाइट है, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म it suffers only refraction at the first surface, it suffers only dispersion at the first surface, it suffers only deviation at the first surface, all of the above। क्या ये सही होंगे सभी? नहीं, सभी सही नहीं है। इसमें होगा सिर्फ फर्स्ट वाला कि फर्स्ट सरफेस पर ओनली रिफ्रैक्शन ही शो होती है, किसमें, प्रिज्म में। ये ध्यान रखना कि सेकंड वाले पे हम क्या करते हैं, वो डिस्पर्जन होता है, स्प्लिटिंग होती है, डेविएशन होता है। लेकिन फर्स्ट पर सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट पर होता है रिफ्रैक्शन, फर्स्ट वाले सरफेस पर उसके। अब देखेंगे Q amount of heat is given to two substance A and B of the same mass। दो ऑब्जेक्ट इनका सेम मास है, उन्हें कुछ एनर्जी दी गई है, Q amount of heat एनर्जी। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ A is more than that of B, ये मोर लिखा है, ठीक है, more than that of B। अगर किसी की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है उसका मतलब क्या है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है, इसका मीनिंग ये कहता है कि भाई ये तो हीट कैपेसिटी जिसकी ज्यादा होगी तो वो ना ही जल्दी से हीट अप करेगा और ना ही जल्दी से कोल्ड होगा। जैसे वाटर का एग्जांपल लेते हैं कि वाटर ऐसा सब्सटेंस है कि अगर आप इसको हीट दे रहे हो तो जल्दी से हीट अप नहीं होगा, जल्दी से गर्म नहीं होता, और अगर एक बार गर्म हो जाता है तो जल्दी से ठंडा नहीं होता है। तो ये केस इसमें कह रहा है कि अगर आपने कुछ हीट दे दी, दो
क्या है हमारे पास, सब्सटेंस है, लेकिन एक का क्या है हमारे पास, एक की हीट कैपेसिटी हाई है, तो जिसकी हीट कैपेसिटी हाई है वो जल्दी से ठंडा नहीं होगा, तो टेम्परेचर राइज ऑफ ए विल बी मोर, क्या टेम्परेचर ए का ज्यादा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर राइज विल बी बी का ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, कि बोथ विल हैव द सेम टेम्परेचर राइज, क्या दोनों का सेम टेम्परेचर राइज होगा, तो बताओ नन ऑफ द अबव होगा। तो देखो टेम्परेचर राइज किसका होगा, जिसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, कम, तो टेम्परेचर राइज बी का ज्यादा होगा क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी है कम, तो जिसकी हीट कैपेसिटी कम है वो जल्दी से क्या हो जाएगा, अगर उनको सेम अमाउंट ऑफ हीट दी गई तो उसका टेम्परेचर जल्दी से किसका बढ़ेगा, जिसकी हीट कैपेसिटी है लो, ये समझना है हमें। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, तो ये करना था इसमें हमें सिंपल, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें आगे हम इसको कंप्लीट करेंगे, अभी के लिए इतना रखते हैं, अभी आप रेस्ट कीजिए क्योंकि आज ही आप अपना एग्जाम देके आए, तो इसमें हम अब आपके लिए कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आपको फिजिक्स कंप्लीट कराएंगे हम, तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।